नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम लोग आज से क्लास 12 साइंस के केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर है, जिसके अंतर्गत फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हम लोग पहले चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, जो कि पहला चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था। ठीक है, तो हम लोग सॉलिड स्टेट से शुरू कर रहे हैं। ऐसे 1 बाई 1 करके बहुत सारे सीक्वेंस वे में कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, और हमारा टारगेट यही रहेगा कि 31 दिसंबर तक हम लोग अपने पूरे 16 चैप्टर को कंप्लीट कर दें। तो 16 चैप्टर हैं, लेकिन मतलब इसमें हम लोग टॉपिक वाइज टॉपिक अध्ययन करते चले जाएंगे, और साथ साथ में बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल हम लोग ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि 31 दिसंबर तक हमारा कंप्लीट होने के चांसेस रहेंगे। अभी हम टॉपिक वाइज जो भी करेंगे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में यहीं पे कराते चलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए, चूँकि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन जैसे ही ये वीडियो जाए उसके बाद में आप इसे आप नोट्स बना सकते हैं, या नहीं तो आप डायरेक्ट इसका हम PDF शेयर कर देंगे, आप उसे प्रिंट करा के पढ़ भी सकते हैं। तो ये आप रिवीजन कर लीजिए 1-2 बार वीडियो देखकर। तो चैप्टर 1 हमारा है सॉलिड स्टेट, यानी कि 3 प्रकार के हमारे स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस जनरली। लेकिन अब हम लोग सबसे पहले ठोस अवस्था को पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग पदार्थ को देख लेते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो जैसा कि हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ वे होते हैं जो कहीं ना कहीं स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है, वे सभी पदार्थ कहलाते हैं। यानी कि पदार्थ का परिभाषा क्या कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरते हों तथा जिसमें द्रव्यमान हो, उसे हम लोग पदार्थ कहेंगे। और हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं। द्रव्य के अंतर्गत ठोस, द्रव और गैस, ये सभी को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य ही पदार्थ कहा जाता है। पदार्थ की अवस्थाएं जो होती है वो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है, जो कि हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठोस अवस्थाएं होती है, द्रव अवस्था होती है और गैस अवस्था होती है। लेकिन आगे के क्लासेज में हम लोग जब पढ़ेंगे, हालांकि अभी तक हम लोग को ठोस, द्रव और गैस ही 12 तक भी पढ़ना ही है, क्योंकि द्रव और गैस के बारे में अध्ययन हम लोग ऑलरेडी, गैस के बारे में अध्ययन हम लोग 11th क्लास में कर चुके हैं, गैसियस स्टेट को। और द्रव यानी कि सॉल्यूशन हम लोग को इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है, और ठोस यानी कि सॉलिड पहले चैप्टर में पढ़ना है। तो ये दोनों चैप्टर हम लोग को क्लास 12 में पढ़ना है, और गैसियस स्टेट को हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम लोग क्लास आगे के स्टडीज करेंगे, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री या आगे जब भी हम लोग पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग पदार्थ की एक चौथी अवस्था होती है जिसे प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एक 5वां स्टेट भी होता है जिसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट भी बोल सकते हैं। बोस, जगदीश चंद्र बोस जो थे, वो भारत के एक बहुत ही सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और आइंस्टाइन, इन दोनों के सहयोग से ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एक नए पदार्थ की रचना की गई, जिसे हम लोग बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। यानी कि बेसिकली पदार्थ की 3 अवस्थाएं ही होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन बाद में अपने अध्ययन की सुविधा से और बाद में इसका खोज हुआ, तो एक प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, यानी कि 2 और पदार्थ की अवस्थाओं की खोज हुई। तो हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि पदार्थ की बेसिकली 5 अवस्थाएं होती है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था तथा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानकारी ऑलरेडी आपको होगी भी, यदि नहीं है तो आप समझ लीजिए। ठोस अवस्थाओं में जो होते हैं आयतन और आकार का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ठोस अवस्था का जो आयतन होता है निश्चित रूप से निश्चित होता है, और इसका आकार भी निश्चित होता है। यानी कि इन दोनों कैटेगरी पे हम किसी भी पदार्थ की अवस्था का निर्धारण करते हैं कि वो ठोस है कि द्रव है कि गैस है। किसके आधार पर? आयतन के आधार पर और आकार के आधार पर। ठोस अवस्था का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, और आपका ठोस अवस्था का जो आकार होता है वो भी निश्चित होता है, क्योंकि किसी पदार्थ में रखते हैं तो वो उसका शेप नहीं लेता है, वो जैसा रहता है वैसा ही रहता है। द्रव में क्या होता है कि इसका आयतन निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए कि 10 मिलीलीटर है, तो किसी भी पात्र में रखेंगे या किसी भी पोर्ट में रखेंगे तो निश्चित रूप से वो 10 ml है तो 10 ml ही रहेगा। और आकार इसका अनिश्चित होता है। आकार इसलिए अनिश्चित होता है क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हम गिलास में रखते हैं, यदि मान लीजिए 10 मिलीलीटर दूध को, तो ग्लास का शेप ले लेगा। यदि मान लीजिए कि आप सिलेंडर में रखेंगे तो सिलेंडर का शेप लेगा, सर्किल में रखेंगे तो सर्किल का शेप ले लेगा, या रेक्टेंगल में रखेंगे तो रेक्टेंगल का शेप। मतलब द्रव को जिस टाइप के पार्टिकल में रखेंगे, जिस शेप के पार्टिकल में रखेंगे, उसी शेप का वो आकार ले लेगा। और गैसियस स्टेट में क्या होता है कि इसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। आयतन भी अनिश्चित होता है और इसका आकार भी अनिश्चित होता है। इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि ठोस, द्रव और गैस में क्या होता है। फिर से समझ लीजिए, ठोस का आयतन निश्चित और आकार भी निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। द्रव का जो होता है आयतन अनिश्चित और आकार भी अनिश्चित होता है। अब इसके बाद में आगे देखते हैं। उसके बाद में ठोस की अवस्थाएं जानने के बाद में अब हम लोग बेसिकली हम लोग को द्रव का अध्ययन नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग करेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। और गैसियस स्टेट का अध्ययन हम लोग ऑलरेडी 11th क्लास में कर चुके हैं। तो हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक जो बचा, अब हम लोग सॉलिड स्टेट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठोस पदार्थों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। यानी कि ठोस पदार्थों का वर्गीकरण करने का बहुत सारा आधार हो सकता है, लेकिन सबसे पहला जो आधार हम लोग पढ़ेंगे, अणु या मॉलिक्यूल जिसे बोलते हैं, परमाणु जिसे एटम बोलते हैं, आयन बोलते हैं। इसके अवयवी कणों के व्यवस्था के आधार पर ठोस के 2 प्रकार होते हैं। मतलब अणु का किस तरह से मिलन हुआ है, परमाणु का किस तरह से मिलन हुआ है, या आयन का मिलन किस तरह से हुआ है, उसकी व्यवस्था के आधार पर 2 प्रकार के हमारे पास में ठोस होते हैं। पहले ठोस का नाम होता है क्रिस्टलाइन या क्रिस्टलीय ठोस, और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं, और इसी को हम लोग आपके एग्जाम्पल में, आपके क्वेश्चन में या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, या जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाले हैं आपको, उसमें क्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रवादार
ठोस भी बोलते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस बोलिए, रवादार ठोस या क्रिस्टलाइन ठोस, तीनों का नाम एक ही है। अक्रिस्टलीय ठोस को ही हम लोग बोलते हैं बेरवादार ठोस या एमॉर्फस सॉलिड, इंग्लिश में बोलते हैं अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस को एमॉर्फस सॉलिड। बेसिकली इसके बारे में डिफरेंस में भी 2 नंबर या 3 नंबर में पूछ सकता है, या आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ सकता है कि इनमें से कौन से माने पार्टिकल क्रिस्टलीय ठोस है, कौन सा पार्टिकल अक्रिस्टलीय ठोस है, या ये पूछ सकता है कि इनमें से कौन से पदार्थ रवादार ठोस है या इनमें से कौन से पदार्थ बेरवादार ठोस है, या कोई 4 ऑप्शन दे देगा, बोल देगा इनमें से क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय चुनिए या रवादार या बेरवादार को चुनिए। तो हम लोग देखते हैं इसका पहला अंतर देखते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। सबसे पहला जो अंतर है वो है अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, अर्थात दीर्घपरासी व्यवस्था इसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर बोलते हैं। यानी कि जितने भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो एक निश्चित आकार के होते हैं, निश्चित व्यवस्था में अरेंज होते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है जब एक सीक्वेंस में होगा, जैसे यहाँ पे 4 4 4 4 4 ऐसे करके सीक्वेंस में इस तरह से पूरी तरह से दोनों के बीच में एक स्पेस रहेगा, सेम स्पेस रहेगा, यानी कि इनके बीच में जो भी व्यवस्था रहेगी वो अरेंजमेंट जो रहेगा वो एक समान रहेगा, बिल्कुल अंतर नहीं रहेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था होती है, जिसे हम लोग दीर्घपरासी व्यवस्था भी कहते हैं। दीर्घपरासी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस में 2 चीज़ होता है, इसमें जो होता है एक निश्चित व्यवस्था होती है तथा इसके पास में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। लेकिन वहीं अवयवी अक्रिस्टलीय ठोस में जो होता है अवयवी कणों में त्रिविम में कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। एक मतलब कि एक समान व्यवस्था के तहत ये अरेंजमेंट नहीं होता है, इसकी अरेंजमेंट जो होती है वो इधर उधर होती है। इसे ही हम लोग बोलते हैं लघुपरासी व्यवस्था, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर इसको बोलते हैं। अब हम लोग अभी तक ये पहला जो अंतर समझे हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है एक निश्चित व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय निश्चित व्यवस्था को ही हम लोग दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में दीर्घपरासी व्यवस्था नहीं होकर लघुपरासी व्यवस्था होती है। अब हम लोग दूसरा अंतर देखते हैं। अब उसके बाद में हम लोग दूसरा डिफरेंस देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का जो होता है एक निश्चित आकृति होती है, वहीं अक्रिस्टलीय ठोस का जो होता है अनिश्चित आकृति होता है। क्रिस्टलीय ठोस को ही रवादार ठोस बोलते हैं, या क्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है, और ये अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस की आकृति जो होती है वो अनिश्चित होती है। उसके बाद में तीसरा नंबर इसका अंतर है कि कणों की दीर्घपरासी व्यवस्था, जो कि ऑलरेडी हम लोग मैंने पहला ही अंतर में देखे थे कि क्रिस्टलीय ठोस की जो होती है कणों में दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, और अक्रिस्टलीय ठोस या जिसको बोलते हैं हम लोग बेरवादार ठोस, उसमें जो होता है लघुपरासी व्यवस्था होती है। 4 नंबर में इसका अंतर क्या है कि इसका गलनांक निश्चित तथा तीक्ष्ण होता है। इसका क्रिस्टलीय ठोस का जो गलनांक जो होता है वो निश्चित होता है और तीक्ष्ण होता है, और इसका गलनांक जो होता है यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक जो होता है वह अनिश्चित होता है और तीक्ष्ण नहीं होता है। दोनों में अंतर यह है। 5वां नंबर अंतर क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र असतत होता है। असतत मतलब एक समान नहीं होता है। ये देखिए यहाँ पे ए से बी के बीच में ये नीचे की तरफ कम हो रहा है, लेकिन बी से सी तक ये कांस्टेंट रह रहा है। फिर सी से जो डी तक जो जा रहा है वह निश्चित रूप से वह नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि बोल सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में जो होता है शीतलन वक्र जो होता है वह असतत होता है, यानी कि डिसकंटिन्यूअस होता है। वहीं हम बोल सकते हैं कि शीतलन वक्र जो होता है सतत होता है किसमें, अक्रिस्टलीय ठोस में, यानी कि ये एक समान होता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट 6ठा नंबर को देखते हैं। 6ठा नंबर आपका अंतर है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत ये विषमदैशिक होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो समदैशिक होते हैं। 7 नंबर में अंतर आपका क्रिस्टलाइन ठोस सॉलिड, यानी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो काटने पर स्पष्ट विदलन होता है, यानी कि काटने के बाद में भी उसका स्पष्ट रूप से सेम तरीके से वो कटते हैं। लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस में काटने पर उसका अस्पष्ट विदलन होता है, यानी कि स्पष्ट विदलन नहीं होता है। फिर उसके बाद में आपका है नेक्स्ट आपका है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे वास्तविक ठोस कहलाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वे आभासी ठोस या अतिशीतित द्रव इसको कहते हैं। आभासी ठोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अतिशीतित द्रव बोलते हैं। फिर उसके बाद में देख लेते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में गलन ऊष्मा निश्चित होती है और अक्रिस्टलीय ठोस में गलन ऊष्मा अनिश्चित होता है। तो इस तरह से टोटल 9 आपके हैं। 10वां नंबर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन से यहीं से पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल में 1 नंबर के क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल ही पूछते हैं। तो आप लोग ये सारे एग्जाम्पल को याद रखिएगा कि क्रिस्टलीय सॉलिड कौन कौन से है। कॉपर जो होता है वो क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। उसके बाद में लोहा यानी कि Fe जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस होता है। Ag को हम लोग बोलते हैं आपको सिल्वर, जिसे हम लोग बोलते हैं, ये भी क्रिस्टलीय सॉलिड होता है। ZnS यानी कि जिंक सल्फाइड, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक बोलते हैं, ये भी क्रिस्टलीय ठोस होता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड, ये भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रोम एलम, ये भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। KCl, ये भी पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि ये भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। CSCl, ये भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। और रोम्बिक सल्फर, ये भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। इतने आपको एग्जाम्पल याद रखना है जो कि अभी तक पूछा हुआ है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इतना से आपका काम चल जाएगा। याद रखना है कॉपर, लोहा, सिल्वर,
ZNS, NaCl, ग्रेफाइट, हीरा, SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, क्रोम एलम, KCl, CSCl और रोम्बिक सल्फर, ये सभी जो है क्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। कांच जो होता है वो अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। रबर अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जिसके हम लोग बेरवादार ठोस भी बोलते हैं। प्लास्टिक भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्वार्ट्ज, ग्लास यानी कि SiO2 भी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। ये सभी अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग बेरवादार ठोस बोलते हैं और क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग रवादार ठोस बोलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाते हैं कि क्वेश्चंस बहुत सारे। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, यानी कि 2021 में पूछा है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण क्या है। तो देखिए, बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस जिसको बोल सकते हैं। निश्चित रूप से रबर जो है हमारा अक्रिस्टलीय ठोस है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। नमक NaCl आपका रवादार ठोस है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऑलरेडी लिखा हुआ था एग्जाम्पल में। और हीरा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी कि रवादार ठोस है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण बताइए। 2013 में और 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। निश्चित रूप से कांच जो हो जाएगा वह अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। SiC यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड जो होगा क्रिस्टलीय ठोस होगा। ZNS क्रिस्टलीय ठोस होगा और NaCl भी क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होगा। उसके बाद में नेक्स्ट यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि रवादार ठोस इनमें से कौन सा है। तो रवादार ठोस जिसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस सॉलिड भी बोलते हैं, निश्चित रूप से ये हीरा होगा। हीरा इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कांच, रबर ये दोनों जो होंगे वो अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि बेरवादार ठोस होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, बेरवादार ठोस पदार्थ क्या है। बेरवादार ठोस मतलब ये क्या होगा आपका अक्रिस्टलीय ठोस। निश्चित रूप से कांच जो होगा अक्रिस्टलीय ठोस होगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट ये हमारे रवादार ठोस है, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टलीय ठोस है। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेरवादार ठोस है। बेरवादार मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। निश्चित रूप से क्वार्ट्ज, ग्लास यानी कि SiO2 हमारे जो होंगे वो बेरवादार ठोस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। और ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और क्रोम एलम ये सभी रवादार ठोस होंगे। रवादार ठोस मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। अब उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रवाहीन ठोस कौन सा है। रवाहीन ठोस का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोस यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। निश्चित रूप से कांच जो होंगे वे रवाहीन ठोस होंगे। बाकी साधारण नमक, ग्रेफाइट और हीरा जो होंगे वे बेरवादार ठोस होगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है। रवादार ठोस नहीं है यानी कि बेरवादार पूछ रहा है, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस पूछ रहा है। तो ग्लास हमारा हो जाएगा अक्रिस्टलीय यानी कि रवादार ठोस नहीं होगा। रोम्बिक सल्फर, CSCl और KCl ये तीनों जो होंगे वो रवादार ठोस होंगे, यानी कि रवादार ठोस यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। वीडियो ये आज के क्लास में इतना ही वीडियो रहेगा। नेक्स्ट वीडियो तुरंत आपके पास में आएगा। तब तक इस वीडियो को आप रिवीजन कीजिए और निश्चित रूप से हम लोग किसी भी तरह से करके आप लोगों को कोर्स जो है ये 16 के 16 चैप्टर 31 दिसंबर के पहले कंप्लीट हो जाएंगे। फिर भी आपके पास में एक मंथ रहेगा पूरा रिवीजन करने के लिए। आप रिवीजन करके अच्छे से एग्जाम दे सकते हैं। बीच बीच में जैसे ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो जा रहा है उसको आप रिवीजन कीजिए। नोट्स नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, चूँकि आप प्रिंट ले सकते हैं, हम PDF भेज देंगे और बेसिकली इसका आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।